नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं हथनी की हत्या पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं संवेदनशील नहीं हूं, मैं एनिमल लवर नहीं हूं, पर आज पूरे देश में जो चर्चा हो रही है, तमाम चैनलों पर घंटे घंटे भर बातचीत की जा रही है, बहस की जा रही है। हथनी की हत्या हो गई, उसे अनानास, पाइनएप्पल उसके अंदर बम रख के परोस दिया गया। केरला में राजनीति हो रही है, तमाम मंत्री आकर संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर आए, स्मृति ईरानी आई, मेनका गांधी कह रही हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो घोर लापरवाही है। राहुल गांधी पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो अलग राजनीति है, उठे भाई, केरला से सांसद हैं, बिल्कुल उठने चाहिए। लेकिन मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। आप पूछेंगे क्यों? आप कह रहे हैं जानवरों से प्यार है, बिल्कुल है। हत्या हुई, गलत हुई, निंदा होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देश में कोरोना का आंकड़ा, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर चला गया, 6000 लोग मर गए हैं। लाखों की तादाद में मजदूर जो परेशान हुए, जो पैदल पैदल, कोई साइकिल पर, कोई दुपहिए पर, कोई तिपहिए पर अपने घर जाने के लिए मजबूर हुआ। किसी ने दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम तोड़ दिया, किसी के पैरों पर छाले आ गए, कोई औरंगाबाद में रेल की पटरी पर लेट गए तो कट गए 16 मजदूर। उत्तर प्रदेश के औरैया में अपने घर जाने की फिराक में ट्रक पर लदे जो मजदूर ट्रक पर ही चढ़ गए कि किसी तरह तो घर पहुंचना है। 25 मजदूरों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिनों पहले मैंने कार्यक्रम में तस्वीरें दिखाई थी। ये सारी तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ हमेशा मैं तस्वीरें चलाता हूं। मुजफ्फरपुर में एक मां ने दम तोड़ दिया। 2.5 से 3 साल का उसका बच्चा उसके कंबल को उठा रहा है, सोच रहा है मां नाटक कर रही है सोने का, यह मालूम नहीं हमेशा के लिए सो गई। यही मुजफ्फरपुर में एक और 2.5-3 साल का बच्चा, उसने दम तोड़ दिया क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, पानी नहीं मिला, मां का दूध उतर नहीं रहा था। लेकिन तब सब खामोश थे, किसी ने आंसू नहीं बहाए, किसी ने हैशटैग कर कर ट्विटर पर, यूट्यूब पर इन बातों को वायरल नहीं किया। चारों ओर सन्नाटा, खामोशी, मानो इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है। इसीलिए आज मैं हथनी की हत्या पर चर्चा नहीं करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं, बेरोजगारी का आलम क्या है। 10 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, मजदूर अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं, जो पहुंच भी गए हैं, अभी उनके लिए क्या माकूल इंतजामात किए जा रहे हैं? क्या लोगों की जेब में पैसा आ गया है? सरकार कहती है 20,97,000 करोड़ का हमने पैकेज दे दिया। क्या उससे राहत मिली है? तत्काल राहत मिली है या 2-3 साल की एक टाइमलाइन हमारे सामने पेश की जा रही है? और इन सब बातों के बीच आज देश के बड़े उद्योगपति हैं, बजाज ऑटो के एमडी हैं राजीव बजाज। दरअसल उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक इंटरव्यू दिया, उनकी बातचीत हुई। अब बातचीत होती रहती है, राजनीति उस पर हमारे मेहमान जवाब देंगे। लेकिन राजीव बजाज ने जो बातें कही, कुछ जो बातें कही हैं, वो बहुत गौर करने लायक हैं। अमूमन क्या, ज्यादातर जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, जो कॉर्पोरेट इंडिया है और पिंक पेपर्स जो हैं, वो सरकार की आलोचना से, कोई भी बात उठाने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन राजीव बजाज सीधे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहां तो कोरोना का संक्रमण का जो ग्राफ है उसे फ्लैट करना था, यहां पर हमारी विकास दर फ्लैट हो गई है। देश का मूड बदलने की जरूरत है। देश में एक खौफ है, एक डर है, आम आदमी में, आप में, मुझ में, मजदूरों में, किसानों में और कारोबारियों में एक डर है, आगे क्या होगा। सिर्फ ये कह देना कि भरोसा है देश की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर, आपकी क्षमताओं पर भरोसा है, हम आगे निकल जाएंगे, क्या उससे काम चल जाएगा? या खौफ को दूर करने के लिए हमें कुछ अहम कदम भी उठाने की जरूरत है।
इस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं तफसील से, लेकिन राजीव बजाज ने क्या कहा, कुछ बातें मैं आपको सुनवाता हूं। India not only looked west, it went to the Wild West, I think, in the sense we stayed more towards the impervious side. We tried to implement a hard lockdown, but which was still porous. So I think we have ended up with the worst of both worlds. On the one hand, a porous virus makes sure that the porous lockdown makes sure that the virus will still exist. And as you said, it is still waiting to hit you when you unlock. So you have not solved that problem. But you have definitely decimated the economy. You flattened the wrong curve. It's not the infection curve, it's the GDP curve. This is what we have ended with, the worst of both worlds. A large country like India cannot save itself out of trouble. It has to sell itself out of trouble. We have to get demand going again. We have to provide something that lifts the mood of the people. We need some mood elevators out there. And I do not understand why there is no strong initiative, even if it is for a period of 6 months, 1 year, to strongly lift the mood of the people and provide a stimulus to demand. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महामारी बढ़ती गई और अर्थव्यवस्था गिरती गई, और क्या कारोबारी जरूरत से ज्यादा मायूस हो रही है? यह भी अहम सवाल है। डर इतना कायम हो गया है क्या कि अब हम उम्मीद की किरण भी नहीं देख पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुल रही है, क्या हम उसमें अपॉर्चुनिटीज, आपदा काल में आपको अपॉर्चुनिटीज, मौके भी मिलते हैं, क्या उन्हें नहीं देख पा रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, नरेंद्र तनेजा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं। इसके अलावा बीजेडी के राज्यसभा सांसद, नौकरशाह रह चुके हैं, आईएएस थे, डॉक्टर अमर पटनायक मेरे साथ हैं। स्टूडियो में एलजेपी, अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार शरद कोहली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो यहां पर बात जो हो रही है नरेंद्र तनेजा, कि कहां तो कोरोना के ग्राफ को फ्लैटन करना था, उसे समतल करना था, लेकिन विकास दर समतल हो गई है। यह बात राहुल बजाज की कहना आपको वाजिब लगती है? जायज बात कह रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कहा जाता था भाई कोई उद्योगपति बात नहीं करता, खुल के अपनी राय नहीं रखता। स्वयं राहुल गांधी जी ने इस बात को कई दफे कहा, और आज तो वो चर्चा कर रहे थे और खुल के चर्चा हो रही थी। एक ही है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होना, लोकतंत्र है, करनी चाहिए, और उद्योगपति सबको करनी चाहिए, कोई बुराई, अच्छी बात है, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। तो अच्छी बात उन्होंने करी। और दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी राय है। उन्होंने स्वीडन की चर्चा करी, कहा कि स्वीडन ने जो मॉडल फॉलो किया था कोरोना वायरस को हैंडल करने का, वो बहुत बेहतर था। उन स्वीडन के पड़ोसी देश है नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, उन तीनों का कहना है वो उनका मॉडल गलत था, लेकिन राजीव बजाज साहब का कहना है वो अच्छा था। ठीक है, उनकी अपनी राय है। आपने एक ही बात पकड़ी राजीव बजाज की, नरेंद्र तनेजा, उन्होंने कहा लुक ईस्ट भी करने की जरूरत थी, सिंगापुर, वियतनाम, उन्हें भी देख लेते। हाँ, मैं उस पर ही आ रहा हूं। हाँ। अच्छा, जब ये सारा कुछ कर रहे थे, जो कंसल्टेशंस हो रही थी, उसमें चाइना से भी बात हो रही थी, जापान से, कोरिया से, और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, उनसे भी हो रही थी। हम तो लुक ईस्ट वेस्ट दोनों को कर रहे थे, ये देख रहे थे जो भी सबका अध्ययन, और आज भी किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने यही चुना कि खाली हमने वेस्ट को देखा और ईस्ट को इग्नोर कर दिया, और उनकी राय है फैक्चुअली इनकरेक्ट है, सही नहीं है, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी राय है, उसमें क्या करा जा सकता है। और अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हर एक को अधिकार है, जैसे मेरी आपको है, उनको भी है। लेकिन प्रश्न जो है यह बड़ा उठता है कि उसमें सच्चाई कितनी है। सच्चाई है कि इसी देश में आज ही अखबार में 2 घंटे पहले खबर आई है, अमेजॉन $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में। अमेजॉन, उससे पहले आपने एक उद्योगपति हैं और उन्होंने कहा कि हम तो अपनी कंपनी को नई कंपनी बना रहे हैं, और हमारे तो इस कोरोना वायरस के दौरान ही तो तमाम $बिलियंस का इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ आ गया। भारत का जो FDI फिगर है वो ऊपर जा चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आप FDI की फिगर कोट कर रहे हैं जी, बड़ी दिलचस्प लग रही है मुझे। हाँ, ये कंपैरिजन, आप FDI की बात कर रहे हैं, हम इंपोर्ट्स पर ड्यूटियां बढ़ा रहे हैं,
इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप एफडीआई की फिगर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पैसा लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप ने 3 एयरपोर्ट्स की पोजीशन लेने से इनकार कर दिया। अपने देश की अभी बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें। मैं उसी पे आ रहा हूं, उस पे भी आता हूं संदीप जी। देखिए क्या है कि कोरोना वायरस का कहर तो है ही है, उसका असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ रहा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। देश एक युद्ध लड़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक युद्ध लड़ रही है महामारी से, सरकार भी लड़ रही है और आम भारतीय मैं और आप भी लड़ रहे हैं। उस युद्ध के दौरान, महायुद्ध के दौरान ये सारी अर्थव्यवस्था को भी बैलेंस किया जा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं। कल आपने देखा कृषि को लेकर के, कृषि की मंडी बाजार को लेके भारी स्ट्रक्चरल चेंज करा गया। उसको लेके लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन करा गया है इसलिए कि उसके अंदर सुधार आए। तो ये भी साथ में हो रहा है। देखिए महायुद्ध के साथ साथ अर्थव्यवस्था को जो है किस तरीके से जो दोबारा पटरी पे ला करके दौड़ाया जाए, उसके लिए सरकार बिल्कुल ठीक 24 बात घंटे है। काम और कर ये रही भी है। मैं भी मेंटेन करता रहा हूं, ये संकट काल, संक्रमण काल है, आपद काल है। लेकिन जो बात राजीव बजाज कह रहे हैं ना, देखिए आपने कहा कि बोल रहे हैं कारोबारी, एक ही कारोबारी बोल रहा है, बाकी नहीं बोलते हैं, ये हम जानते हैं। कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। पर मैं लोगों के डर की बात ज्यादा करूंगा आने वाले आगे के टाइम में। 1 मिनट पर मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राजीव बजाज जो कह रहे हैं ना कि फ्लैटन तो करना था, हमें समतल करना था, कोरोना का कर्व 2 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया और जीडीपी समतल कर दी। देखिए आप जो $2 बिलियन और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 8वीं तिमाही हो गई, सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास दर है वो 3.1 पर आ गई। शक्तिकांत दास कह रहे हैं अगली छमाही यानी कि सितंबर तक हम माइनस में रहेंगे। मूडीज ने कबाड़ से 1 लेवल ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट रेटिंग कर दी है। ये तमाम बातें भी हो रही है ना, इनको भी एड्रेस करना होगा। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, जो इन्होंने कहा, राजीव बजाज जी ने कहा कि जीडीपी फ्लैटेंड हो गया, उन्होंने उसका उदाहरण दिया। लेकिन वो जिस पश्चिम की बात कर रहे थे या जिस पूरब की बात कर रहे थे, वो तो सभी देशों के अंदर हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हो गया वो। अब उसमें भारत ये चाहते हैं भारत अपवाद हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है, ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं। और जीडीपी पे जो है वो महामारी से हो रहा है। अच्छा ये कल क्या होगा अभी तो पता नहीं, महामारी दुनिया को कहां ले जाती है। नहीं जीडीपी, देखिए 1 मिनट फिर रोक रहा हूं। नरेंद्र तनेजा, जब आप कहते हैं ना विकास दर में जो कुछ हो रहा है कोरोना के चलते, ये गलत बयानी है। क्योंकि जो आखिरी तिमाही, 8वीं तिमाही की बात कर रहा हूं, जनवरी से मार्च, उसमें 1 हफ्ता कोरोना संक्रमण का है और 3.1, और ये 8वीं तिमाही है। लगातार 2 साल से हमारी विकास दर गिर रही है, तो कोरोना पर पूरी जिम्मेदारी मत डालिए। नहीं देखिए, 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। अगर आप देखें कोरोना से पहले का जो क्वार्टर था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की फिगर आप देख लें, उसमें इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर की फिगर देख लें। कल मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, कल परसों आप एग्रीकल्चर किसानों की जो ग्रोथ है उसकी बात कर रहे थे। हाँ 5.9% है एग्जैक्टली। हाँ। तो उसमें ऐसा ही देखिए, कुछ सेक्टर में जो है संघर्ष चल रहा था, कुछ में कर्व ऊपर जा रही थी, लेकिन महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो एक नए तरह के युद्ध में आ गई है। और इसीलिए जो जीडीपी के फ्लैटन कर्व की जो बात हो रही है, वो उसकी तुलना कोरोना वायरस से कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में उसका जवाब दिया जाएगा कि चुनौतियां हैं, उसको नहीं ये अर्थव्यवस्था में देखो दिक्कतें पहले से आ रही थी, ये आपको मानना पड़ेगा। सरकार उस बात को दिक्कतें तो सन 47 से आ रही हैं। हाँ दिक्कत पहले से आ रही है, इकोनॉमी है, ठीक है। लेकिन पवन खेड़ा, अब राहुल गांधी तमाम लोगों से जो सरकार की क्रिटिसिज्म करने को तैयार रहते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और एक खौफ पैदा कर रहे हैं। ये खौफ पैदा किया जा रहा है क्या? आप चुन चुनकर उन लोगों को लेकर आ रहे हैं, फिर मैं तुषार मेहता के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, जो प्रॉफिट्स ऑफ डूम है, जो ये कह रहे हैं, जो अंधकार के दूत हैं कि देश का भट्टा बैठ रहा है, उन्हीं से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। क्यों? संदीप चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी संवाद में विश्वास रखती है। जिनको संवाद पसंद नहीं है वो करते रहे विवाद। हम अपना संवाद मजदूर हो, उद्योगपति हो, विशेषज्ञ हो, अर्थशास्त्री हो, सबसे करेंगे। और उस विवाद की मंशा क्या है? कोई निजी निंदा प्रधानमंत्री जी की या निर्मला सीतारमण जी की करना तो कोई उसकी मंशा है भी नहीं, ना आपने सुनी होगी, कोई निजी निंदा नहीं है। लेकिन देश और समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो प्रश्न हैं, उनका मिलजुल कर उत्तर ढूंढना इसकी एक मंशा होती है। अब आप कहेंगे कि वो राजीव बजाज प्रॉफिट ऑफ डूम है, आपकी इच्छा, आप कहें। नहीं, मैं तुषार मेहता के शब्द इस्तेमाल कर रहा था, मैं नहीं कह रहा। तुषार मेहता हूं मैं सवाल पूछने के अंदाज में उसका इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं। एक उद्योगपति
और एक किसान और एक मजदूर, ये तीन श्रेणियां ऐसी होती हैं जो असलियत को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। न वो इस सरकार में बैठे अनर्थशास्त्री समझ पाते हैं, न कोई और अर्थशास्त्री समझ पाएगा, जितना एक दुकानदार समझ पाएगा, जितना एक किसान समझ पाएगा, जितना एक मजदूर समझ पाएगा, और जितना एक उद्योगपति जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो समझ पाएगा। वो जानता है, आने वाला मौसम भांप लेता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल उसी पर निर्भर करता है। तो अगर राजीव बजाज कुछ कहते हैं, आपको तो अच्छी तरह याद होगा 2013 के पहले उन्होंने हमारे विषय में कई बातें कही थी। उनकी राय थी, हो सकता है सही रही होगी, हम तो उस वक्त भी उसको गलत नहीं मानते थे। उनका पूरा अधिकार है, और मुझे लगता है उनका कर्तव्य भी है। हर एक व्यक्ति का इस देश में कर्तव्य है कि वो अपनी बात बोले। उसकी बात अगर राजा के कान तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, वो देश की किस्मत अच्छी होती है। और राजा कान बंद करके बैठ जाए तो फिर वो भी देश की नहीं। आपने देखिए 3 कैटेगरीज का जिक्र किया यहां पर, पवन खेड़ा, आपने मजदूरों की बात की, आपने किसानों की बात की, आपने कारोबारियों की बात की। तो 20,97,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया ना सरकार ने। मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा दिए ना मनरेगा की मद में। 61,000 करोड़ पहले थे। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधारभूत ढांचे में डालने की बात की है ना सरकार ने। अब आज की ही बड़ी खबर है, कल अध्यादेश पारित हो गया। 1 मिनट पूरी बात सुनिए। अध्यादेश पारित हो गया, किसान जिसको चाहे अपनी फसल बेच सकता है। 14 फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 50 से 83% बढ़ाकर दिया है। सरकार ऐसा दावा कर रही है। उद्योगपतियों के लिए पैसा दिया जा रहा है, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दिया गया। तो उसमें मीन में क्यों निकाला जा रहा है? संदीप चौधरी जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, इससे ठीक 24 घंटे पहले एटलस साइकिल का जो आखिरी कारखाना था हिंदुस्तान में वो बंद है। कई लोग सड़क पर आ गए। और कल साइकिलिंग डे भी था। कल साइकिलिंग डे भी था, आप सही फरमा रहे हैं। जिस मनरेगा को नरेंद्र मोदी जी बाजे गाजे, उन्हीं के शब्द हैं, कुछ संसद में खड़े होकर बोले थे, बाजे गाजे के साथ मैं ढोल पीटूंगा, कि ये आपकी विफलता का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। आज 2 क्षेत्र हैं जो काम आए, पीडीएस, नरेगा। आपने जब नोटबंदी, एक में बात का मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करूंगा, 6 साल में उनका एक ओरिजिनल आइडिया था, उनका अपना आइडिया था, वो किसी से चुराया नहीं था। कांग्रेस उस पर आरोप नहीं हम उन पर लगा सकते कि भाई हमारी स्कीम ले ली और नाम बदल दिया। क्या था? नोटबंदी। अब वो अलग बात है कि 6 साल की अपनी उपलब्धियों में वो नोटबंदी का नाम तक नहीं लेते, लेकिन वो ओरिजिनल आइडिया था साहब, इसमें हम उनको ये जरूर, वी शुड ग्रांट हिम दैट। उस वक्त भी नरेगा काम आया। आज जब एक महामारी हम सबके ऊपर आई हुई है, तब भी नरेगा काम आया। हम लोग, सोनिया गांधी ने पहले ही में चिट्ठी लिखी कि साहब नरेगा, तो मतलब सरकार काम कर रही है ना। दीजिए, मेरा सवाल ये था। दीजिए ना, मैंने तो अभी आपका सवाल तो बहुत लंबा था, मेरा उत्तर थोड़ा और लंबा होना दीजिए। ठीक है। संदीप चौधरी जी, आप कहते हैं हम लोन देंगे, मेरे बड़े भाई तनेजा जी कहते हैं अमेज़न $2 बिलियन ला रहा है। जिस देश में परचेजिंग पावर होगा तभी ना ये सब काम चलेगा। और परचेजिंग पावर कैसे आएगा? जेब में पैसा होगा तभी ना परचेजिंग पावर आएगा। जेब में पैसा नहीं है, 20 लाख करोड़, $2 बिलियन, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं आप कर दो। मैं जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो मैं बाहर खरीदने नहीं जाऊंगा, और मैं खरीदने नहीं जाऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो बताइए अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट कैसे होगी? अर्थव्यवस्था वापस से फेयर पॉइंट है, फेयर पॉइंट है। 1 मिनट पवन, नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नरेंद्र तनेजा 25 सेकंड, क्योंकि और मेहमान अभी नहीं बोले जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत क्विक। देखिए क्या है संदीप जी, और मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का यह मानना है कि जो अर्थव्यवस्था में चुनौती है वो सिर्फ डिमांड के साइड में है। अगर डिमांड में पैसा हेलीकॉप्टर से गिरा दिया जाए 70-80 हजार करोड़ रुपया, सारी समस्या हल हो जाएगी, चारों तरफ चमन हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी का मानना। हमारा मानना है कि समस्या डिमांड साइड में है, समस्या सप्लाई साइड में भी है, और दोनों, और हेलीकॉप्टर पैसा गिराने से चमन नहीं आएगा। ये हमारा व्यू है। ठीक है, लेकर के मतभेद है, और मतभेद हो सकता है, लोकतंत्र में कोई बुराई नहीं। मैं इसी में ही, डिमांड तो बढ़नी है, पर यहां पर अमर पटनायक, क्योंकि आप भी अर्थव्यवस्था को जानते हैं, आप नौकरशाह भी रहे हैं,
दरअसल जो राजीव बजाज कह रहे हैं ना, उन्होंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया, पर जो उनकी बातों का मर्म है कि हमने लॉकडाउन में इतनी सख्ती कर दी, जो 24 मार्च को हमने लॉकडाउन की घोषणा की वो इतना सख्त था, वो किसी देश में नहीं हुआ। जबकि अब मैं ये जोड़ देता हूं, ये मेरा सवाल है, अनलॉक 1 जो 1 जून से 4 दिन पहले से शुरू हुआ है, दरअसल जैसा हमने अनलॉकिंग शुरू की है फेज्ड मैनर में, एक टाइमलाइन है, हमें दिशा पता है, हमें पता है हम क्या करेंगे, कितने दिन बाद करेंगे, वो काम हमें 24 मार्च को करना चाहिए था कि अभी 5 दिन दे रहे हैं आपको, अपने घर जाना है, अपनी गांव जाना है तो जाइए, अभी हम ये बंद कर देंगे 5 दिन के अंदर, 10 दिन में ये बंद कर देंगे। हमने उल्टी गंगा बहा दी क्या इस लॉकडाउन के नाम पर? देखिए संदीप जी, एक तो है जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाइंडसाइट में एक तो व्यू हो सकता है कि भाई आप अभी जो सिचुएशन देख के कि अभी कंट्रोल हो गया कोविड में, वो हमारा जो रिकवरी रेट बहुत बढ़िया हो गया है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टोटल एब्सोल्यूट नंबर में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिकवरी रेट हुआ, डेथ रेट है वो अच्छा है। लेकिन मेरा ये है कि हाइंडसाइट में तो बोलना आसान है, फिर भी ये जो है अभी जैसे उड़ीसा में अभी फाइनल जब एक्सटेंशन हुआ तो स्टेट्स गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप कंटेनमेंट जोन डिसाइड कीजिए, आप बफर जोन डिसाइड कीजिए, कितना कितना करना चाहिए। मुझे लगता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही उसको करना चाहिए था। हमारे को जो कंप्लीट नेशनल लॉकडाउन किया वो नहीं करके, मुझे लगता है कि इवन चाइना में आप देखिएंगे, वुहान में सबसे ज्यादा हार्ड लॉकडाउन किया, बट नॉट द एंटायर ऑफ चाइना। तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को हम पावर्स देते उसी टाइम में, उनको कॉन्फिडेंस में लेते उस टाइम पे, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान में कहीं पे भी मुझे जो जिसको एग्जांपल्स देते हैं, यूपी में भी एग्जांपल्स देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने उनको उसको इट्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है, तो आप एक डिसीजन ले सकते हो कि भी पूरा फॉरेस्ट एरिया को हम किसी को आने जाने नहीं देंगे। दूसरा है कि उस एरिया के चारों तरफ जितना एक मेजरमेंट करके वहां पे बफर जोन क्रिएट कर दोगे, द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट विल रिमेन, क्योंकि उसी एरिया में कंटेन होकर रहेगा। जो पॉलिसी हम फोर्थ लॉकडाउन में शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट का माननीय प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर के साथ बात करके ये डिसीजन लिया, वो मेरे ख्याल में पहले से ही होना चाहिए था। क्योंकि तो नहीं, इसके पीछे वजह क्या ये है? अब मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर अमर पटनायक, अब मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। ये लॉकडाउन जब घोषणा की तब तो राज्यों से सर्वसम्मति, कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई थी, कोई कंसेंसस नहीं था। अब राज्यों पर जिम्मेदारी डालने की बात है, तो धीरे से सरकार जिन बातों में नाकाम रही, मैं जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब वो जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है क्या? पहले केंद्र ने सारे काम अपने हाथ में ले लिए, अब कह रहा है कि नहीं राज्य अपना काम संभालेंगे, लोकल लेवल पर अब इसको मॉनिटर किया जाए। मैं तो राज्य के नीचे का लेवल पे कह रहा हूं। अभी जो हमारा कंटेनमेंट है, हमारा सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि हमारा पंचायत लेवल में हमारा कम्युनिटी, हमारा सरपंच लोग कितना सख्ती के साथ, कितना प्रॉपरली वो जो क्वारंटाइन जोन्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उसको मैनेज करेंगे, जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, और कम्युनिटी स्प्रेड कंट्रोल कर पाएंगे। उसी में ही रहेगा सक्सेस, स्टेट लेवल पे भी नहीं, नीचे का लेवल, तो उसी को हमको करना चाहिए था। इसी से मेरा लगता है कि ये एज ए नेशन, तो लोकल स्थानीय लेवल पर पहले सशक्तिकरण किया जाना चाहिए था, राज्यों को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उल्टी गंगा भी बहाई गई। पर अनुराग भदौरिया, जो ये उल्टी गंगा की बात है, उल्टी गंगा हम मीडिया में भी बहाते हैं दरअसल मुद्दों को लेकर। आज हथनी की हत्या सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, रोजगार जा रहे हैं, उस पर केंद्रीय मंत्री चुप्पी साध जाते हैं तो हम सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन आज हथनी की हत्या और उसकी निंदा होनी चाहिए, इस डिस्क्लोजर के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। पर तमाम मंत्री आकर बातें कर रहे हैं, लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ देते हैं, पर बात नहीं होती, बयान नहीं आता। देखिए संदीप जी, जो फीमेल एलिफेंट की जो वहाँ मौत हुई, ये वाकई बहुत दर्दनाक घटना है, और ये
मानवता को शर्मसार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री राजनीति करने लग गए। ये कहाँ चले गए? तो उस समय जब आपने इसी देश के अंदर में एक माँ सो गई, उसके बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी और उसका दूध नहीं उतर रहा था और उसकी मौत हो गई, बच्चा उसको उठाता रहा, तब कहाँ चली गई थी स्मृति ईरानी जी? तब कहाँ चले गई थी मेनका गांधी जी? तब कहाँ चले गए थे प्रकाश जावड़ेकर जी? कहाँ चले गए थे जिस बच्चे को उसका बाप उसको स्टेशन पे दूध नहीं पिला पाए, जिस वजह से उस बच्चे की मौत हो गई? कहाँ चले गए थे कैबिनेट मंत्री? कहाँ चले गए थे जब वो 15 साल की बच्ची अपने बीमार बाप को 1200 किलोमीटर अपनी साइकिल से लेके 1200 किलोमीटर चला के गई? तब कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे एक माँ जो अपने बच्चे को सूटकेस पे लिटा के ले जा रही थी? तब कहाँ चले गए थे ये लोग? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकली? कहाँ चले गए थे जब एक रास्ता में एक बच्चे माँ को जन्म दिया बच्चे ने रोड पे, तब एक कैबिनेट मंत्री की आवाज नहीं निकली? तब मेनका गांधी की आवाज नहीं निकली? तब आपने स्मृति ईरानी की आवाज नहीं निकली? क्या आप इनको अपना देश का नागरिक नहीं समझते थे? आज आप एलिफेंट के लिए ठीक अच्छी बात है, बात उठनी चाहिए, लेकिन आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति के दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे होते हो तो आप हिंदुस्तान के जो अभी प्रॉब्लम, लाखों मजदूर रोड पे भटका है, 80 लोगों की ट्रेनों में जान गई, और कितने मजदूर बेचारे ना जाने कितने मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट में मारे गए, कोई ट्रेन से कट के मर गए, किसी की कोई आवाज नहीं आई। अभी तनेजा जी कह रहे थे कि नहीं, ये कोरोना काल की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खराब है। इनको शायद पता नहीं कि मूडीज ने साफ बोला है, ये जो मैंने जो रेटिंग निकाली है इससे कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। मार्च के पहले की है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की है, जिसमें आपको 2017 में इन्होंने आपको क्या दी था रेटिंग? इन्होंने आपको दिया था Baa2, इसलिए दिया था क्योंकि आपने उसमें 2017 में वादे किए थे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करने वाले हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने वाले हैं, हम बैंक रिफॉर्म करने वाले हैं, हम यहां पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे। ये जो आपने जो बोला था, इसके बेसिस पे उन्होंने आपको ये रेटिंग Baa2 दी थी। तब आप बड़े हल्ला मचा रहे थे। तनेजा जी, आपको याद होगा, आपके साथ में डिबेट कर रहा था, आप कह रहे थे देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है, मोदीज भी उनकी रेटिंग को बढ़ाया है। आज 2 साल बाद जो आपने वादे किए थे आपने पूरे नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसी मोदीज ने आपकी रेटिंग क्या दी है? Baa3-। मतलब इसके अगर एक नीचे आप चले जाओगे तो जंग हो जाओगे, हाँ, जंग कबाड़ हो जाओगे, पूरा आपका नरेंद्र तनेजा, फिर से 20 सेकंड का रिस्पांस मुझे, मेरे 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले आप पर, क्योंकि सीधा निशाना साधा है। 1 मिनट अनुराग भदौरिया, होल्ड योर हॉर्सेस। नरेंद्र तनेजा, दो क्विक पॉइंट। पहली बात तो हथनी की जो बात थी, मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूं। आप मेरे ट्विटर पे जाओ, मेरे 50% जो ट्वीट्स होते हैं वो एनिमल्स के बारे में होते हैं। मैं हर हफ्ते यही लड़ाई लड़ रहा होता हूं, कहां का पूरे देश के अंदर लोग जानते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न, और हमने चर्चा नहीं करी, जो इसलिए उस हादसे को, एक हत्ती को मारा गया, हत्या की गई उसकी, और जो बाकी चीजें उसको अगर मिलाने की कोशिश कर रही है वो गलत है। उनका भी उतने अधिकार है पृथ्वी के ऊपर, वो भी हथनी भी भारतीय नागरिक है। आदमियों का भी, इंसानों का भी इस देश में अधिकार है कि मंत्री बोले, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी बोले उनके बारे में भी जब लोग मरते हैं। मां की मौत हो गई थी तब नहीं स्मृति। अच्छा, 1 मिनट सिर्फ मैं बोल रहा हूं। दूसरा, जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो अर्थव्यवस्था की बात, पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात करी। समाजवादी पार्टी तो कहां इसकी बात करती है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था की बात करी, अच्छी बात है। पहली बार कोई इनका प्रवक्ता कर रहा है, वरना तो ये क्या। नरेंद्र तनेजा, प्लीज मेक योर पॉइंट। अच्छा, और उसमें देखिए जो तक इन्होंने बात करी है, देखिए सवाल इस बात का है कि मूडीज बोला है, IMF ने यह कहा है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 हो जाएगी GDP, और IMF इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, प्राइवेट बॉडी नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है। तो इसलिए अलग अलग ओपिनियन लोग दे रहे हैं। नहीं, आप फिर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट कर देते हैं। 1 मिनट, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मूडीज ने आपको स्टेबल से पॉजिटिव किया 2017 में, 14 साल बाद आपकी रेटिंग बढ़ाई, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ट्वीट आ गया। तब देश के गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने भी बल्ले बल्ले की, और अरुण जेटली तो सुबह सुबह ही आ गए थे। वो जो पब्लिक बयान होता है ना, वो NI के जरिए जारी कर दिया जाता है कि सारे चैनल चला दें, तो बताया था देखिए भारत के सुधारों को लेकर, भारत की कैपेसिटी को लेकर, भारत की विकास की राह को लेकर मूडी ने थप्पा लगा दिया है। आज कह रहे हैं मूडी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, मूडीज की जहां तक बात करें तो जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग आई है संदीप, वो अगर मार्च तक की भी आई है तो उसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन जो था, जब से चाइना में जनवरी में शुरू हो गया था, तब से शुरू हो गया था। परंतु मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि 20,97,000 करोड़ का जो पैकेज आया है,
और जिस पैकेज के बारे में निरंतर डिबेट की जा रही है, कहना यह है कि भाई असली इसमें 2 लाख करोड़ है। मैं समझता हूं यह बात सच्चाई है कि सरकार के पास रेवेन्यू इस समय ना जीएसटी आ रहा, ना इनकम टैक्स आ रहा, ना स्टैंप ड्यूटी आ रही, किसी भी प्रकार का नहीं आ रहा, पैसा नहीं है सरकार के पैसे नहीं है। मुझे लग रहा है अगर मैं एक परिवार हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मांगने आता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं बोलूंगा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे लग रहा है यहीं पर सरकार ने कमी छोड़ी कि सरकार को यह बताना चाहिए था कि इस समय यह देश अफोर्ड नहीं कर सकता 20 लाख करोड़ का पूरा लोड खर्चों का, यह देश अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यह बात खुल के, और देश के नागरिक है, यह देश परिवार है पूरा का पूरा, अगर परिवार के लोग एक दूसरे को यह बताते हैं कि मेरी जेब में भैया पैसे नहीं है, तो मुझे लग रहा है दूसरे परिवार वाले को बुरा नहीं लगता है। मुझे लग रहा है जब इसको 20,97,000 करोड़ को स्टिमुलस पैकेज बताया तो लोगों ने इसको समझा कि 20,97,000 करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है, परंतु उसमें वो एक क्रेडिट पैकेज था, उसमें जो लोड था, उसमें ब्याज दिया जा रहा है, उसमें क्रेडिट पैकेज था। आपको मैं 1 मिनट शरद, मैं लगातार ये उदाहरण दे रहा हूं कि आपको हुआ तो अल्सर है और कहा जाए कि 3 साल बाद आप मैराथन दौड़ने लगेंगे, अल्सर हटाया नहीं जा रहा, तत्काल राहत दी नहीं जा रही, 3 साल की एक टाइमलाइन दे दी गई है। और अभी तो जो ये लोन कहे जा रहे हैं, आप तो क्योंकि सीए भी हैं जाने माने, ये 3 लाख करोड़ दे देंगे, इतने लाख करोड़ कहीं दे देंगे, डिसबर्सल कितना होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। यही बात आप मुझे ये बात बताने दीजिए, क्योंकि लोग लोन लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है और जो आगे भी आएंगे उनको मिलेगा क्या सबको? अगर हम फैक्ट्री चला देंगे तो हमारी फैक्ट्री में बना सामान कौन जाके खरीदेगा? ये बहुत बड़ी लोग, मार्केट्स खुल गई है संदीप, मार्केट में लोग मास्क पहन के भी बाहर नहीं आ रहे हैं, मार्केट्स खाली पड़ी हुई है, जबकि अनलॉक 1 हो चुका है। मुझे लग रहा है इस समय डिमांड पर ध्यान देने की जरूरत है। जो राजीव बजाज ने कहा है कि सेल की जरूरत है, इस समय आपको डिमांड क्रिएट किसी भी हालत में करनी पड़ेगी, वरना जितने भी लोन हैं, 3 लाख करोड़ एमएसएमई का है, रेडी पटरी वालों तक के लोग 10-10 हजार रुपए आप दे रहे, कहां वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि पटरी पे माल बिके तो सही ना। एग्जैक्टली। मैं फिल्म सिटी में बैठा हूं, यहां पर कम से कम 20 खोखे लगते हैं जहां पर हम चाय पी लें, एक नहीं खुला है अभी तक। तो डिमांड इज द मैजिक वर्ड नरेंद्र तनेजा जी। अगर डिमांड पे ध्यान नहीं दिया, खाली सप्लाई पे ध्यान देने से पूरी तरह से बात बनने वाली नहीं है। ये मूडी का मूड आपको खराब होते ही दिखेगा। और मूडी के मूड के चलते देखिए ए के वाजपेयी क्या है कि देश का मूड भी खराब हो रहा है। इसका जिक्र किया है राजीव बजाज ने, लोगों में एक डर भी पैदा हो गया है। और देखिए आज की नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे ना आप अनुराग भदौरिया, आज की एक बड़ी दिलचस्प खबर है, इन पर भी चर्चा नहीं होती है। दरअसल जो नगदी है ना, नगदी पर लोगों की निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि पिछले 2 महीने में 1,15,000 करोड़ रुपए की नगदी और आ गई है जेबों में। तो मतलब नोटबंदी में जो हम डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया बनाने चले थे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी जेब में पैसे पर बैठ गए हैं और खर्च नहीं कर रहे हैं, और लोगों के पास जेब में पैसा भी नहीं आ रहा है, मजदूरों के पास। आज अजीम प्रेम जी की एक और रिपोर्ट आई है, अब नरेंद्र तनेजा जी कहेंगे उनका सैंपल साइज बताइए वगैरह वगैरह, पर वो रिपोर्ट ये कह रही है, और अभी मैं अमर से भी इस पे रिएक्शन लूंगा, पहले आपकी रिएक्शन। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहां पर बिहार, कैजुअल लेबर जो है, आधे से ज्यादा के रोजगार चले गए हैं। आप करते रहिए मनरेगा। बोलो। बिल्कुल। 2019 जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन से 1.5 महीने पहले सब हम डिबेट किया करते थे, मोदी जी तो गए, ये तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो सरकार ने रोजगार नहीं दिए। अच्छा, मतलब चुनाव से जोड़ रहे हैं आप इसे? नहीं, आप सुन लो। हाँ, चलिए। और किसानों को कुछ नहीं किया, मजदूरों को कुछ नहीं किया, रोजगार चले गए, 2 करोड़ रोजगार देने थे, क्या हुआ? बाकायदा 303 सीट लेके आए नहीं? सबको चुनाव जीतने से मतलब चुनाव जीत गए, सब कुछ देश चंगा सी। नहीं, मैं दूसरी आपकी ये नैरेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मूडीज की अभी आप लोगों ने बात की, मूडीज ने नेक्स्ट ईयर कितना हमारे को प्रिडिक्ट किया है? 5.2% जीडीपी ग्रोथ की है, तो वो भी मानिए ना साथ में। अच्छा, कि मतलब डिस्पाइट ऑल दिस जी भारत नहीं, एक मिनट शरद, एक मिनट, एक ही वाजपेयी, एक मिनट। दर्शकों, ए के वाजपेयी आपको यह बता रहे हैं कि कोई आदमी भूख से मर रहा है, तो उसे यह कहा जा रहा है कि अभी भूख सहन करो, कोई बात नहीं, भूख सहन करो,
अगले साल पार्टी होने वाली है, मटन कोरमा भी होगा, खीर भी होगी, पूरी भी होगी, हलवा भी होगा, सब्जी भी होगी। डोंट मिसगाइड, हम ये कह ही नहीं रहे, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बूढ़ीज की आप एक बात मानोगे तो दूसरी को भी यकीन रखिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं अगर मूडीज ने हमारी 2017 में रेटिंग बढ़ाई तो जब जिसको अवार्ड मिलता है तो वो बाकायदा ट्वीट भी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। उन चीजों को छोड़िए, ये बजाज साहब ने आज पूरे इंटरव्यू में मुझे ये नहीं समझ आया कि राहुल गांधी एंकर बन गए क्या। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब सरकार की निंदा कर दे तो बात समझ नहीं आती है। बोलने नहीं दोगे तो ये नहीं होगा। सरकार की निंदा कर दो तो बात समझ नहीं आती। सर मैंने काफी देर सुना है लॉकडाउन में सब लोग, जवाब तो आपकी बात आप ही के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि नेता को एंकर नहीं होता है। नेता विजनरी होता है। नेता परोस के देता है चीजों को कि हम युद्ध लड़ेंगे और ये हमारी 20 लाख करोड़ दिया, आपने कहा पैसा नहीं है, आप परिवार में बता दीजिए। ये किसने कह दिया पैसा नहीं है हमारे पास? कहां पैसा हम अरेंज करेंगे, पैसा हम अरेंज करेंगे, पैसा आपसे मांगेंगे, हम वैसे ही मरे हुए हैं भाई। कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे। इकोनॉमिक रियलिटी अभी उन्होंने बताया, तनेजा साहब ने क्या बताया, ये कटाक्ष नहीं है, इकोनॉमिक रियलिटी सारी देश के सामने। जीएसटी बताइए कितना जीएसटी आया है ना, मुझे आप बताइए। इनकम टैक्स कितना 3 महीने का सिर्फ मामला है ना अभी, 3 महीने से पहले जीएसटी का 1 लाख करोड़ आ रहा था। एक मिनट देखिए, चीख चिल्लाहट में 1 मिनट, एक वाजपेयी साहब 1 मिनट, आप ही से बातचीत है। जब आप कहते हैं ना पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा है वो दे दिया जाएगा, हालत पता है क्या है देशवासियों? में गलत खबरें कभी नहीं देता, आप ये बात जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ये कहता है कि देखिए ये जो मॉरेटोरियम, जो आपको ईएमआई वगैरह, मैं कहता हूं ईएमआई अपनी देते रहिए, ये मत सोचिए कि ब्याज में कोई छूट मिल जाएगी। वो ब्याज चुकाने में, ईएमआई चुकाने की 3 महीने की छूट 6 महीने हो गई, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, ब्याज पर ब्याज लिया जाएगा। और आरबीआई कह रहा है ब्याज नहीं छोड़ सकते वरना देश की हालत डामाडोल हो जाएगी। ब्याज तो छूट नहीं रहा, पैसे की बात कर रहे हैं। कब कहा कि हम ब्याज छोड़ रहे हैं? मॉरेटोरियम की बात की ना हमने। तो बहुत देखिए, मुझे कह लें, सिंपल सी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि आप अगर देश के पास पैसा नहीं है, और यह हकीकत है नहीं है, दुनिया के अच्छे खासे देशों के पास पैसा नहीं, आप सीधा बता दीजिए कि अरे ऐसे नहीं कह सकते हम ऐसे नहीं कह सकते, हम प्रयास करेंगे। नहीं करते हम वी विल डिग आउट। मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट अब पवन खेड़ा, 1 मिनट। पवन खेड़ा जो बात AK वाजपेयी कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी एंकर हो गए हैं, अब सबका इंटरव्यू लेंगे, वो राह क्यों नहीं बताते, वो सामने क्यों नहीं आते, वो सड़क पर क्यों नहीं आते? जायज सवाल है। संदीप चौधरी जी, जिनको अक्षय कुमार से बात करनी है वो करें, अक्षय कुमार से बात कौन रोक रहे हो? राहुल गांधी ये दम नहीं भरते कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो उन सब लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं जो सब कुछ जानते हैं। कोई अर्थव्यवस्था को समझता है, कोई उद्योग जगत को समझता है, कोई मजदूर है वो उसकी असलियत समझना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं। उसमें अक्षय कुमार के फैंस को आपत्ति है तो आप वो कोई और चैनल लगा लीजिए जिसमें मोदी जी अक्षय कुमार से आम खाने की कला सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, वो देखिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। और जो तनेजा जी बोल रहे थे $2 बिलियन अमेजोन का, तनेजा जी आप घोषणा कर रहे हैं, ये बोला अमेजोन ने तो नहीं बोला, उन्होंने तो एयरटेल से चर्चा शुरू की है 5% स्टेक उनका खरीदने के लिए। अगर आप ये घोषणा कर रहे हैं आज संदीप चौधरी जी के शो पर कि अमेजोन ने निर्णय ले लिया है भारत में 2 करोड़ का निवेश करेगा, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्यों ऐसी बातें करते हैं साहब? 5% स्टेक की चर्चा शुरू हुई है एयरटेल से और आप यहां आकर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय हमारे जो मित्र हैं बड़ा सही बोल रहे थे, जो बात है वो सत्य बोलिए और कोई बात नहीं है, देश परिवार है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बता दीजिए हकीकत क्या है, देश एडजस्ट करेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त भी एडजस्ट किया था, जब हिंदुस्तान की वॉर चल रहा था उन्होंने कहा था गहने दे दीजिए, दे दिए थे इस देश। लेकिन सच बोलिए देश से, भले अक्षय कुमार से चर्चा करते हुए सच बोल दीजिए, बोलिए सच। नरेंद्र तनेजा 1 मिनट, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा सवाल पूछा है, 1 मिनट बोलिए नरेंद्र तनेजा। देखिए संदीप जी, हमारे सामने कई चीजें होती हैं। देश के ऊपर महामारी का हमला है, सन 71 में जब हमला हुआ था, हमारा जीडीपी ग्रोथ 0 थी, 0%। और उस समय की जनसंघ ने पूरी तरह इंदिरा गांधी के साथ खड़े होकर कहा था देश में हमला हुआ है, हम यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसमें 24 घंटे कटाक्ष हो। ये आपकी चॉइस है, ये पार्टी का कैरेक्टर है, आप करिए, लेकिन ये देश देख रहा है। अंततः लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। वाजपेयी जी जो आपको बता रहे थे, जिस बात का उदाहरण बता रहे थे कि देश की जनता ने क्या फैसला किया, $2 लगा रहा है कांग्रेस जो है,
उसका उत्तर दे दीजिए। मैं नहीं करता, अगर आप इजाजत दें तो बोल दूं। नहीं, वो $2 बिलियन का स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। आप बोल सम्मान से स्पेसिफिक एक मिनट, सिर्फ नरेंद्र तनेजा पर सवाल, मैं हूं यहाँ पर ये पूछने के लिए, आपने पूछा जी नरेंद्र तनेजा। अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं, आपकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं जी। अच्छा, दूसरी देखिए, अर्थव्यवस्था में चुनौतियां हैं। अब शरद कोहली जी का ये कहना है आकर के घोषणा करो हमारे पास कैश नहीं है। शरद कोहली जी, अर्थव्यवस्था और अकाउंटेंसी में फर्क होता है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में फर्क होता है। I am not only an accountant. I'm sorry. I am much more than an accountant. Don't go मैं अपनी personal. बात पूरी करूं। Do not go personal, Mr. Taneja. Do not go personal, please. मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, आप अपनी बात पे आए तो करिएगा। देखिए, मैं उसको कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा हूं। मैं ये बताता हूं, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। देश का इकोनॉमी का मैनेजमेंट किया जाता है। अगर हमला देश पे हुआ है एक महामारी का, अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कितना क्रेडिट देना है, कितना हेलीकॉप्टर मनी देना है, कितना लोगों के खान, इसका मैनेजमेंट है इकोनॉमी का। हम अपनी जो हमारी काबिलियत है, जो जनता ने हम पे भरोसा किया, उसके हिसाब से कर रहे हैं। कल आप सत्ता में आ जाएं या जहां आपकी सरकारें हैं, पंजाब में हैं, अन्य जगह पे, आप अपने हिसाब से करिए, हम देखेंगे। अगर कुछ सीखने का होगा सीखेंगे। नरेंद्र तनेजा, एक मिनट, नरेंद्र तनेजा, सवाल भी पूछे जाएंगे। आपने 71 के युद्ध का उदाहरण दिया। मैं यहां पर दर्शकों को बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से, देश में अब से पहले 3 दफा मंदी आई है। जो ये मंदी आई है, शक्तिकांत दास ने कह दिया है इस छमाही में नेगेटिव रहेगी हमारी ग्रोथ रेट, ये 41 साल बाद आई है, 1979-80 के बाद। उससे पहले 2 बार मंदी आई थी, 1958 और 1966। 71 में भी मंदी नहीं आई, और तीनों बार इससे पहले जो मंदी आई, क्योंकि अग्रेरियन क्राइसिस था, हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी। अब आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि आप पर आरोप जवाब दे दूं। अच्छा, मेरा भी जवाब जरूर देना। आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच एनी अकाउंटेंसी, ठीक है। पहली बात तो ये, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि अगर देश, देखिए फिस्कल डेफिसिट, मैं अब इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं क्योंकि आपने मुझे इकोनॉमी पे क्वेश्चन किया है। फिस्कल डेफिसिट तनेजा साहब, आप जानते हैं इस समय 5% से ज्यादा ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जीएसटी से आता है, इनकम टैक्स से आता है, जहां से भी जो भी सोर्सेज हैं, उसकी लिस्ट नहीं गिनवाते इस टाइम, वो रेवेन्यू इस समय पिछले 2-3 महीने से डिप हो गया है। जहां सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो जस का तस बना हुआ है, जो सरकार ने खर्चा करना है वो करना है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डेफिसिट। तो अगर डेफिसिट है तो मुझे लग रहा है कि आप, और उस समय आप 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते हैं। इधर यू बोरो और यू प्रिंट मनी, दोनों ही स्टेप्स में अपनी अपनी खामियां हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर सरकार, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है कि हम $3 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में डाल देंगे। ठीक हम है, अपनी आपने उतने पैर पसारेंगे जितनी बड़ी हमारी चादर है। अमर पटनायक स्क्रीन पर, एक मिनट। अब नरेंद्र तनेजा, ये अभी चैप्टर क्लोज। अभी अमर पटनायक, देखिए अमर पटनायक, मैंने उदाहरण दिया था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का। मैं लोगों से जुड़े मुद्दे, देखिए जो ये मंदी आई हुई है, कोरोना का संकट काल, संक्रमण काल जो है, सरकार तो कोरोना लेकर नहीं आई, पर हल तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा ना। लोग परेशान हैं, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, श्रमिकों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। आप जितनी भी बड़ी घोषणाएं करते रहिए, अर्थव्यवस्था का चक्का नहीं घूम रहा है, ये दिक्कत है। आप सप्लाई साइड में है, डिमांड साइड में है, अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। मैं जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र कर रहा था, उड़ीसा में, और वहां पर आपने सबसे पहले लॉकडाउन बड़े साइंटिफिक तरीके से देश में कहीं लागू हुआ, वो केरला और उड़ीसा। ये मानते हुए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का कहना है 2/3 मजदूर, 67% उड़ीसा में कैजुअल लेबर जो है वो आउट ऑफ वर्क है, धंधा नहीं है उसके पास। इन चीजों को एड्रेस करेंगे ना, हमें ही करना होगा। करेक्ट, सही बात है संदीप जी। संदीप जी, मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला चीज ये है, इकोनॉमी का ऊपर है, मैं तो पार्लियामेंट में बोला भी हूं इसके ऊपर, हमारा पार्टी का भी स्टैंड है। इकोनॉमी का हालत है या अभी जो कोविड का रिस्पॉन्स है, उसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जो फैक्चुअल चीज है, वो फैक्चुअल चीज ये है कि कोरोना से पहले भी डिमांड साइड में डिप्रेशन था। 45 साल में सबसे ज्यादा कम कंजम्पशन, डिमांड का प्रॉब्लम है ही। और जो हमने एड्रेस किया है उसको, देश को, मैं पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, गवर्नमेंट के नहीं, देश के जो एड्रेस है, उसका रिस्पॉन्स है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है।
मैडम को बोला भी हुआ है निर्मला सीतारमण जी को कि जो हमारा रेस्पॉन्स हुआ है वो इमीडिएट क्राइसिस को रेस्पॉन्ड करने के लिए नहीं हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, हमने इन्वेस्टमेंट लीवर लेके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उनका मैन्युफैक्चरिंग का खेत में कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाया 1.5 लाख करोड़ का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं रहा। तो इसलिए हमको डिमांड जो दूसरा लीवर है उसको पकड़ना चाहिए था, और अभी ये जो कोविड आ गया तो उसमें और भी सिचुएशन खराब हो गया। नाउ मैं उड़ीसा के ऊपर बोलता हूं। उड़ीसा में हमने क्या किया कि बहुत पहले से, आई थिंक मुझे जो आपका जो नरेगा का पैसा आने से पहले, अनाउंसमेंट से भी पहले, हमने वहां पे कर दिया कि नरेगा में काम इमीडिएटली देना चाहिए। उसमें एग्रीकल्चरल लेबर जो पहले जाते थे माइग्रेशन में उनको भी इंक्लूड करो, और नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज कर दिया, अभी इंक्रीज कर दिया। टाउन्स में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लेबर माइग्रेंट्स जो बाहर जाते थे, हमने अभी हमें कलेक्टर सुंदरगढ़ से बात कर रहे थे, स्किल मैपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जांपल वो दे रहे थे कि 107 माइग्रेंट लेबर एक जीपी में तो यही तो काम करने की जरूरत है ना, जो आप कर रहे हैं। ये पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर ये काम करने की जरूरत है। ये समस्याएं हैं, इनको नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव या नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी। तुषार मेहता ने ये भी कहा प्रॉफिट ऑफ डूम है, वल्चर्स हैं, गिद्ध की तरह सवाल पूछे जा रहे हैं। बाद में सरकार ने कहा, उन्होंने भी कहा नहीं मीडिया पर सवाल नहीं उठाए मैंने, पर वो था इशारा जिसकी ओर सवाल पूछ लो तो गिद्ध हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, प्रॉफिट ऑफ डूम हो जाओगे। लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना, ये हमारा ही देश है। और सवाल एक और देखिए, राजनीति कैसे हावी होती है। अनुराग भदौरिया, आप ही के राज्य में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले, और मैंने कार्यक्रम भी किया, उन्होंने कहा जो ये मजदूर आ रहे हैं प्रवासी, मुझे प्रवासी शब्द से घोर आपत्ति है, जो मजदूर आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र से 75% मजदूर आ रहे हैं वो संक्रमित हैं, दिल्ली से 50% जो मजदूर आ रहे हैं वो संक्रमित हैं, बाकी राज्यों से जो आ रहे हैं वो 25% संक्रमित हैं। आज खबर आती है 3% जो मजदूर आए हैं यूपी में वो संक्रमण के शिकार मिले हैं। तो ये हम राजनीति हावी करेंगे, तुम गलत मैं सही, केंद्र बनाम राज्य होगा, राज्य बनाम राज्य होगा, बीजेपी शासित राज्य बनाम विपक्ष राज्य शासित राज्य होगा। हम इसी खेल में लगे रहेंगे क्या? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। ये पूरा एक हिंदुस्तान है। अचानक आपने देखा हिंदुस्तान को आपस में राज्यों में बांटना शुरू कर दिया। जैसी कोरोना महामारी फैली, सबने अपना अपना पल्ला झाड़ने के लिए, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए, जिसने लंबी लंबी बातें की थी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठाने की बात की थी, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ा और सबको राज्य के ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब योगी जी ने भी यही किया। जैसे लोग आए उनको बोला ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए। अभी तक वो पैदल आ रहे थे, उनको ट्रेन नहीं मुहैया करा पाए, बस नहीं मुहैया करा पाए, बेचारे पैदल रास्ते से, पानी के रास्ते से, साइकिल से पैदल हजारों किलोमीटर चल के आए, अपने घर पहुंच गए। तो किसी तरह से लास्ट में ट्रेनें दी भी, तो ट्रेनों की हालत क्या हुई आप जानते हो, 40 ट्रेनें लेट हुई। लेकिन चलो उसमें नहीं पड़ना चाहते। अब कहने लगे कि ये मजदूर हमारे हैं, ये बाहर नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपके पास देने को है क्या? अगर कोई सीए है, कोई एमबीबीएस है, कोई मान लो हुनर वाला अगर कोई श्रमिक है, तो जहां उसको हुनर अच्छा काम मिलेगा जाएगा। जिसको 50,000 की नौकरी मिलेगा इस देश के अंदर में, उसको राइट है, उसको सीमा में थोड़ी बांधोगे कि उत्तर प्रदेश का है तो कर्नाटका में जाके नौकरी नहीं करेगा। अगर उसे 50,000 की नौकरी कर्नाटका में मिलेगा तो जाएगा, अगर किसी को 1 लाख रुपए की नौकरी बॉम्बे में मिलेगा तो जाएगा। ये थोड़ी कि हमसे पूछ के जाएगा। आप कहीं ना कहीं हमें गुरेज करना चाहिए, ये सबका संकट है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद छोटे छोटे कमेंट्स चाहूंगा। सवाल एक ही है, क्या कहीं हम जरूरत से ज्यादा मायूस तो नहीं हो रही है? चर्चा कर रहे हैं संक्रमण, कोरोना संक्रमण का ग्राफ तो फ्लैट हुआ नहीं, समतल हुआ नहीं, लेकिन विकास दर जरूर समतल हो गई है। आखिरी सवाल मेरा नरेंद्र तनेजा और पवन खेड़ा से, दोनों को 30 सेकंड। नरेंद्र तनेजा, जो हम बात कर रहे हैं इसमें एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी का बोध आता है इन सवालों में। मैं ये कंसीड करते हुए पूछ रहा हूं, हम ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या ये एक कड़वी हकीकत है, इससे हमें रूबरू होना जरूरी है? नहीं, देखिए, अगर आर्थिक कोई क्रिटिसिज्म आपने करना है ठोस सुझावों के साथ, बातचीत के साथ, तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि हेलीकॉप्टर से 70,000 करोड़ गिरा दो सब ठीक हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं,
वो थोड़ा ठीक नहीं होता। मुझे लगता है वो नेगेटिविटी फैलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की जनता जानती है और देश के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रक्चरली सब बहुत मजबूत है। जनता इस बात को जानती है, आम आदमी इस बात को जानता है। जब तक आम आदमी इस बात को जानता है, जनता जानती है, तो सरकार को जो है देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार जनता के तो अर्थव्यवस्था की पूरी स्पेलिंग भी ठीक नहीं पता होती, जीडीपी क्या होता है, लेकिन वो अर्थशास्त्र को समझते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्पेलिंग ना पता, उन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं पता, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी पता होती है, अर्थव्यवस्था नहीं पता होती, वो आंकड़ों पर रिलाय करते हैं। पवन खेड़ा, जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है क्या? संदीप चौधरी जी, हम विपक्ष में हैं, आप मीडिया में हैं, हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है, आप भी निभाते हैं, हम भी निभाते हैं। प्रश्न पूछने में क्या आपत्ति होनी चाहिए, उसमें भी सशर्त प्रश्न तो हम नहीं पूछेंगे कि नरेंद्र तनेजा जी कहें इसी तरह के प्रश्न पूछिए। हम ये पूछेंगे कि जब 5000 बीमार थे तब तो आपने फुल लॉकडाउन कर, जब 2 लाख बीमार हैं तब कह रहे हैं अनलॉक कर दीजिए, ये प्रश्न हम पूछेंगे। जब आप हुनर हाट में लिट्टी खा रहे थे खरीद कर और भोपाल में विधायकों को खरीदने का अपना हुनर दिखा रहे थे और ट्रंप को नमस्ते कर रहे थे, तब आपने तैयारी क्यों नहीं की? तब आपने मुख्यमंत्रियों से बातचीत क्यों नहीं की? विशेषज्ञों से बातचीत क्यों नहीं की? पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की? मैं एक बार और पूछना चाहूंगा नरेंद्र तनेजा जी, आप घोषणा तो करिए कि अमेजॉन ने $2 बिलियन की घोषणा कर दी है आज। ये अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है। 10 सेकंड में ये हो गया है क्या नरेंद्र तनेजा? इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाब देखिए, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। पवन खेड़ा, पवन जी धैर्य रखिए, जवाब दीजिए। एयरटेल की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा अभी शुरू हुई है। नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर देखिए। पवन जी, ये इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं डूम एंड इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, लोग देश में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं कह रहा हूँ चारों तरफ अंधेरा नहीं है, रोशनी है। ठीक ये है, फर्क है। तो सवाल का जवाब नहीं मिला है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।